हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को कैसे खंडन किया है। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया है। ठीक है, मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाशन में काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। क्या दिया है? तो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात इसका अर्थ है कि शब्द और अर्थ जो दोष रहित सगुण युक्त यानी कि गुण युक्त हो और कभी कभी अलंकृत यानी कि अलंकार रहित भी हो, वे काव्य हैं। ठीक है, लेकिन विश्वनाथ जी जो है इसका खंडन करते हुए क्या दिए हैं? विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में मम्मट के इस लक्षण का खंडन करते हुए कहा है कि यह लक्षण पूर्ण नहीं है। उन्होंने निम्नलिखित श्लोकों में इसका खंडन किया है। यहाँ है अदौसो पद का खंडन। ठीक है, श्लोक जो था अदौसो था ना, अदौसो यानी कि तदौसो शब्दार्थो यानी कि वही बोल रहा है अदौसो का पद खंडन। मम्मट कहते हैं कि काव्य दोष रहित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है अदौसो यहाँ पे श्लोक में दिया गया है, तदौस यहाँ पे उसी को अदौस किया गया है। ठीक है, तदौस का पद खंडन। मम्मट कहते हैं कि काव्य दोष रहित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोष रहित होना चाहिए। लेकिन विश्वनाथ तर्क देते हैं कि दोष पूरी तरह से रहित काव्य मिलना संभव नहीं है। ठीक है, कि पूरा मतलब ऐसा काव्य मिलना संभव है जो दोष यानी कि पूरी तरह से दोष रहित हो, ऐसा काव्य मिलना संभव है। महान कवियों की रचनाओं में भी कहीं कहीं छोटे मोटे दोष मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा अगर दोष मिल जाता है ऐसा थोड़े ऐसे वो काव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन वो छोटा मोटा दोष तो मिलता ही रहता है। ठीक है, तो इसी बात को जो है बोल के कौन तो विश्वनाथ कहते हैं कि छोटा मोटा दोष तो मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि दोष यानी कि पूरी तरह जो है दोष रहित ही हो। तो वही बोल रहे हैं कि मम्मट का जो है काव्य दोष रहित होना चाहिए, यानी कि मम्मट के अनुसार काव्य दोष रहित होना चाहिए। लेकिन विश्वनाथ कहते हैं कि पूरी तरह जो है दोष रहित काव्य मिलना संभव नहीं है। ठीक है, श्लोक यानी कि खंडन श्लोक यहाँ पे दिया गया है। यत्किंचिदपि दुष्टम काव्य भवेत तन्मते न काव्यम पश्यात दुष्टमपि तु काव्यम कवि संप्रदायेषु। अर्थात ये कह रहे हैं कि आपके यानी कि मम्मट के मत में जो थोड़ा सा भी जो है दुष्ट यानी कि दोषपूर्ण है ना, दुष्टम दोषपूर्ण है, वह काव्य नहीं होगा। ठीक है, वह जो है काव्य नहीं होगा, परंतु कवियों की परंपरा में दोषपूर्ण जो है काव्य भी होते हैं। ठीक है, यानी कि वही कह रहा है दुष्टमपि तु काव्यम कवि जो है संप्रदायेषु, यानी कि कवि के जो है कवियों की परंपरा में जो है दोषपूर्ण काव्य भी होते हैं। लेकिन उसी प्रकार जो यहाँ पे मम्मट का जो है काव्य का जो है वो यानी कि खंडन किए हैं, मम्मट के काव्य लक्षण का जो है खंडन किए हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि दोष होने पर भी यदि कोई रचना रसानुभूति कराती है तो वह काव्य है। ठीक है, दोष रहने पर भी जो है कोई अगर काव्य जो है कोई रचना या काव्य रस की अनुभूति कराती है तो वह काव्य है, यानी कि काव्य ही है। उन्होंने कहा कि कालिदास जैसे महान कवि की रचनाओं में भी कहीं कहीं दोष मिलते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि वो जो है यानी कि काव्य नहीं है। ठीक है, यानी कि वो भी काव्य है, थोड़ा मोड़ा दोष मिलना जो है ये नहीं दर्शाता है कि ये काव्य नहीं है। ठीक है, तो इसी का जो है प्रूफ देते हुए यानी कि इसको प्रूफ मानते हुए जो है विश्वनाथ जी जो है आचार्य मम्मट का जो है काव्य लक्षण का खंडन किए हैं। ठीक है, अगला था क्या था पूरा श्लोक तदोषो, तो अर्थात अदोषो वाला जो है दोष वाला देख लिए थे, और आगे है सगुणव पद का खंडन, यानी कि सगुणव पद का खंडन। श्लोक पूरा क्या था? तो श्लोक पूरा था तदौसो शब्दार्थो सगुणव वन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात सगुणव पद का जो है खंडन यहाँ पे किया जा रहा है। मम्मट के अनुसार काव्य में गुण अर्थात माधुर्य ओज प्रसाद होने चाहिए। मम्मट के अनुसार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, विश्वनाथ इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि केवल गुण होने से इसको जो है काव्य जो है
नहीं बन जाता। कोई भी काव्य जो है केवल गुण होने से काव्य थोड़ी बनता है। यानी कि मम्मट बता रहे थे कि गुण रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि उमारधर ओज प्रसाद तो वो काव्य होगा। तो ऐसा बात नहीं है कि ये तीनों रहने से काव्य हो गया। तो कैसे बतलाते हैं वो आचार्य विश्वनाथ, यानी कि तो वो देखिए खंडन श्लोक, यहाँ पे खंडन श्लोक दिया गया है। श्लोक है न च शब्दार्थयोरेव सगुणता, यानी कि सगुणता काव्य हेतु सा रसेषु एव वर्तते। अगर इसका अगर देखते हैं हिंदी तो अर्थ क्या है यहाँ पे कि अर्थ है शब्द और अर्थ, है ना, शब्दार्थ योरवे, यानी कि शब्द और अर्थ में ही गुण होना काव्य का कारण नहीं है। यानी कि शब्द और अर्थ में यानी कि गुण होना ही जो है काव्य नहीं है। यानी कि मम्मट बोले थे कि शब्द और अर्थ में जो है गुण होना, यानी कि गुण रहेगा तो वो काव्य होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं आचार्य विश्वनाथ खंडन करते हुए कि शब्द और अर्थ में गुण ही होना जो है काव्य का कारण नहीं है। गुण तो रस में भी होते हैं। विश्वनाथ के अनुसार गुण रस के अंग होते हैं, शब्द या अर्थ के नहीं, ठीक है। यानी कि सब वो मम्मट बोले थे शब्द या अर्थ के जो है गुण होते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वनाथ कहते हैं कि गुण जो है रस के अंग है। लेकिन वो बोले थे जो है अर्थ, यानी कि शब्द और अर्थ के गुण ही, शब्द और अर्थ में ही गुण होता है। लेकिन ये विश्वनाथ जी बोल रहे हैं कि गुण जो है रस के अंग होते हैं, शब्द या अर्थ के नहीं। रस के बिना गुण का कोई महत्व नहीं है। अर्थात काव्य में जो है शब्द और अर्थ के साथ साथ जो है यानी कि रस भी होना चाहिए, ठीक है, तब वो काव्य कहेगा। ऐसा नहीं कि गुण सोझे हो, यानी कि शब्द और अर्थ में गुण ही होना जो है काव्य है। तीसरा है अलंग, यानी कि अलंकृति पुनः क्वापी, था ना, क्या था, तो तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापी, तो वही दिया गया है अलंकृति पुनः क्वापी पद का खंडन। मम्मट का यह कहना है कि काव्य कभी कभी अलंकार भी, यानी कि अलंकार रहित भी हो सकता है। विश्वनाथ को सबसे अधिक आपत्तिजनक लगता है ये बात, ठीक है, यानी कि अलंकार रहित भी हो सकता है। उनके अनुसार रस से युक्त हर काव्य में किसी न किसी प्रकार का अलंकार आवश्यक होता है। लेकिन मम्मट कह रहे हैं कि यानी कि रहित भी होगा, यानी कि कभी कभी अलंकार रहित भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये मम्मट बोल रहे हैं, ठीक है। इस श्लोक के अनुसार जो है यहाँ खंडन कर रहे हैं विश्वनाथ जी। कौन से, यहाँ जो है इस श्लोक के माध्यम से जो है विश्वनाथ खंडन कर रहे हैं, खंडन का जो है परिचय दे रहे हैं यहाँ पे कि चित अलंकृति पुनः क्वापि इति यदुच्यते तत् न युत्कम अलंकारैर विना काव्यम किंचिदपि न जायते। अर्थात अर्थ है जो कभी कभी अलंकार रहित हो, यानी कि केचति अलंकृति पुनः क्वापि इति, अर्थात जो कभी कभी अलंकार रहित हो कहा जाता है वह ठीक नहीं है, ठीक है, वह जो है ठीक नहीं है। तत् न युक्तम, यानी कि ठीक नहीं है। अलंकार के बिना कोई भी काव्य नहीं बनता, यानी कि अलंकारैर बिना काव्यम किंचिदपि न जायते, अर्थात अलंकारों के बिना काव्य नहीं बनता है। इस प्रकार जो है आचार्य मम्मट का जो है काव्य लक्षण का खंडन कौन कर रहे हैं, तो कविराज विश्वनाथ जी। देखिए आगे, विश्वनाथ का मानना है कि अलंकार काव्य का ब्राय और सौंदर्य है, ठीक है, बाय और सौंदर्य है। भले ही वे स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, लेकिन काव्य में वे प्रत्यक्ष रूप से हमेशा मौजूद होते हैं। यदि कोई रचना पूरी तरह से अलंकार रहित हो तो वह काव्य की श्रेणी में आ जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है। इन खंडनों के आधार पर जो है विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण को अपूर्ण और दोषपूर्ण सिद्ध किया और अपने सिद्धांत जो है काव्यम रसात्मक वाक्यम, यानी कि रस युक्त, यानी कि रस युक्त काव्य ही काव्य है को अधिक व्यापक और सही माना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखे, क्या देखे कि जो है आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को विश्वनाथ जो है कैसे खंडन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे जो है विश्वनाथ द्वारा आचार्य कुंतक के काव्य लक्षण वक्रोति काव्य जीवितम, यानी कि वक्रोति काव्य जीवितम का खंडन यहाँ पे किया गया है। आचार्य कुंतक ने वक्रोति काव्य जीवितम कहकर वक्रोति को काव्य का जीवन कहा है। कविराज विश्वनाथ काव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए कुंतक के वक्रोति जीवित लक्षण को भी निरस्त समझते हैं। यानी कि वक्रोति मतलब क्या होता है, तो
तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति क्या होता है वो देख लेते हैं, पिछला वीडियो में देखे थे, फिर एक बार देख लेते हैं। कुंतक के अनुसार काव्य का जीवन वक्रोक्ति है, ठीक है। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र यानी कि टेढ़ा, विलक्षण युक्ति यानी कि युक्ति कथन, ठीक है। वक्र यानी कि वक्र युक्ति, ठीक है, यानी किसी बात को सीधे सीधे न कहकर उसे जो है विशेष और चमत्कारी ढंग से कहना। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोजीवितम में इस सिद्धांत की स्थापना की है। उनके अनुसार केवल सामान्य कथन काव्य नहीं हो सकता, काव्य है जिसमें कवि की प्रतिभा से उत्पन्न जो है कवि की प्रतिभा से उत्पन्न कोई विलक्षणता या चमत्कार हो, ठीक है, यानी कि कवि का कोई जो है चमत्कार हो। यह काव्य ही काव्य को साधारण बोलचाल से अलग करती है और उसे सौंदर्य प्रदान करती है। अर्थात क्या बोले कि काव्य जो है कवि का जो है काव्य में जो है कवि का कोई जो है उत्पन्न कोई विलक्षणता या चमत्कार होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को जो है खंडन करते हुए काव्य का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है। देखिए क्या है, काव्यस्य शब्दार्थ शरीरम, यानी कि काव्य क्या है, काव्य रूपी यानी कि जो है काव्य क्या है, तो काव्य रूपी जो है पुरुष के शब्द और शरीर है, ठीक है। रसादिश यानी कि रसादिश चात्मा गुण, अर्थात रस जो है उसका आत्मा है, ठीक है। गुना सौंदर्य दिवत, अर्थात माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुण उसके जो है वीरता आदि गुण है, ठीक है। दोषा कान यानी कि कांत्वादि दिवत, अर्थात वैदर्भी, गौटी, पांचाली तथा लाठी चारों जो है रीतियां अवन्वय रचना है, तथा जो है यहाँ पे दोषा क्या है, दोषा कानत्वाद दिवत रीतियो अवयव अवयव संस्थान विशेषवत, ठीक है। अलंकार कटक कुंडल यानी कि कुंडलादिवत इति, अर्थात यहाँ पे जो है बोल रहे हैं जो है रीति जो है अवयव रचना है तथा अनुप्रास आदि अलंकार उसी प्रकार शोभा को उत्कर्ष प्रदान करने वाले हैं जैसे कटक कुंडल आदि आभूषण शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं ना, कुंडलादिवत इति, अर्थात ठीक है वही कह रहे हैं कि काव्य रूपी पुरुष के शब्द और अर्थ शरीर है, ठीक है। काव्य शब्दार्थ शरीरम, ठीक है। और रसादिश्चात्मा, अर्थात रस आत्मा है। गुना शौर्य दिवत माधुर्य ओज प्रसाद जो है गुण उसके वीरता आदि का जो है प्रतीक है। और दोषा कान तत्वादिवत रीतियो अव्यव संस्थान विशेषवत अलंकारा कटक कुंडलादिवत इति, अर्थात जो है वैदर्भी, गौरी, पंचाली तथा लाठी चारों रीतियां अवयव रचना है तथा अनुप्रास आदि अलंकार उसी प्रकार शोभा को उत्कर्ष प्रदान करने वाले हैं जैसे कटक कुंडला आदि आभूषण शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। इस लक्षण के द्वारा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वक्रोक्ति केवल अलंकार मात्र है एक, ठीक है। वक्रोक्ति क्या है, अलंकार मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अलंकार स्वरूप में अध्याय न होकर यानी कि उत्कर्ष का आधार करने वाले होते हैं। इसका आश्चर्य यह हुआ कि क्या आश्चर्य हुआ, आचार्य कुंतक जहां वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तथा सर्वस्व स्वीकार करते हैं, वहां आचार्य विश्वनाथ वक्रोक्ति को एक अलंकार से जो है अधिक और कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी कि जहां जो है कौन, तो कुंतक आचार्य जो है वक्रोक्ति को क्या मान रहा है, काव्य का प्राण मान रहे हैं, ठीक है। काव्य का प्राण मान रहे हैं। वक्रोक्ति क्या होता है बतला ही दिए हैं। और आचार्य विश्वनाथ जो है वक्रोक्ति को क्या मान रहा है, एक अलंकार मान रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विश्वनाथ द्वारा आचार्य भोजराज के काव्य का लक्षण जो है लक्षण का खंडन। विश्वनाथ द्वारा आचार्य भोजराज के काव्य लक्षण का जो है खंडन देख लेते हैं। तो भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंडा यानी कि कंठाभरण में काव्य का लक्षण कहा है। क्या कहा है काव्य का लक्षण, अदोषम गुणावत काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितः कवि कुर्वन् कृति प्रीति न विनदति, अर्थात बोल रहे हैं, अर्थात क्या बोल रहे हैं कि अर्थात दोष से रहित यानी कि अदोषम है ना, दोष से रहित सगुण, ठीक है, यानी कि सगुण और
अलंकारों से अलंकृत और रस से युक्त काव्य को कहता हुआ कवि कृति तथा प्रीति प्राप्त करता है। कवि किस किस से, तो दोष से रहित होना चाहिए, सगुण होना चाहिए, यानी कि गुण भी होना चाहिए, अलंकार से जो है अलंकृत और रस से जो है युक्त काव्य को जो है, यानी कि काव्य को माने हैं कौन, तो भोजराज। तो भोजराज के उक्त काव्य के लक्षण के खंडन के विषय में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि इसका खंडन मम्मट के समान ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि दोष एवं गुण आदि काव्यों के स्वरूप में निवेश नहीं किया जा सकता। ये सब बात तो ठीक बताए हैं कि सगुण होना चाहिए, अलंकार से अलंकृत होना चाहिए, रस भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं दोष रहित, जो मम्मट भी ऐसा ही बोले थे, दोष रहित होगा वही काव्य होगा। ऐसा बात तो नहीं है कि कोई किसी के काव्य में जो है दोष नहीं रहेगा, हल्का फुल्का तो दोष रहेगा। उसी प्रकार जो है मम्मट को जैसे विश्वनाथ काटे हैं काव्य लक्षण को, उसी प्रकार जो है यहाँ पे भोजराज का लक्षण भी, यानी काव्य लक्षण को काट रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि क्योंकि दोष जो है रहता ही रहता है, इसीलिए जो है कहते हैं कि दोष एवं गुण आदि काव्य, यानी कि आदि जो है दोष एवं गुण आदि को जो है काव्य के स्वरूप में निवेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्वनिकार आनंद वर्धन ने काव्य अस्यात्म ध्वनि कहा, यानी कि क्या कहा है आनंद वर्धन ने, काव्य जो है ध्वनि को जो है वो क्या ज्यादातर माने हैं कौन, तो आनंद वर्धन। उन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को स्वीकार किया है, ठीक है, काव्यस आत्मा ध्वनि, ठीक है, कौन, तो आनंद वर्धन। आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि ध्वनि कार वस्तु अलंकार तथा रस तीनों ध्वनि जो है को स्वीकार करते हैं तथा ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, ठीक है। कौन बोल रहे हैं ये, तो आचार्य विश्वनाथ वो आनंद वर्धन बोले हैं कि ध्वनि ही काव्य का आत्मा है। यहाँ आचार्य विश्वनाथ का प्रश्न है कि क्या केवल रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहेंगे, तो क्या केवल जो है आचार्य विश्वनाथ बोल रहे हैं कि क्या केवल रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहेंगे, या वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि भी काव्य की आत्मा है। यदि वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि को भी काव्य का आत्मा मानते हैं, तो इस अवस्था में यहाँ अतिव्याप्ति नामक दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि फिर यह लक्षण प्रहेलिका आदि में भी चला जाएगा। यहाँ जो है जहाँ की वस्तु ध्वनि होती है, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि सब क्या कहते हैं, सब श्रुरत्र निमज्जति अत्राहम दिवस एव प्रलोकय मां पथिक रावयंध सयायम मम निवर्क्षयसि। अर्थात उपयुक्त उदाहरण में जो है विश्वनाथ अपनी सया पर प्रवेश रूप वस्तु को व्यंग नहीं मानते। उनके अनुसार उक्त पद्य में आगंतुक पक्षिक यानी कि के प्रति जो है नायिका का अनुराग प्रतीत होता है, अतः श्रृंगार रस भाषा है, यानी कि श्रृंगार रसाभास है, जो वस्तु को जो है व्यंगता नहीं है। यदि यदि जो है वस्तु ध्वनि को जो है काव्य मानने लगे, तो देव यानी कि देवदत्तो ग्रामम याति में देवदत्त में मूल्य का जो है उसके पीछे जाना व्यंग होने पर काव्य तत्व का प्रसंग होना होगा, ठीक है, जो कि कठिन नहीं, क्योंकि रस काव्य को ही काव्य माना जा सकता है, निरस जो है काव्य में नहीं। क्योंकि जो है यहाँ पे बताया गया है वागवय दग्ध प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम। तो इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ रस ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, न कि किसके अनुसार, तो वो जो है आनंद वर्धन के अनुसार केवल ध्वनि को, ठीक है, रस ध्वनि को मानते हैं, परंतु वस्तु तथा अलंकार ध्वनि को भी काव्य की आत्मा नहीं मानते, ठीक है। इस प्रकार यह रसादी ध्वनि से भिन्न ध्वनि खंडन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो है यहाँ पे, अभी किसका खंडन किए हम लोग, तो ज्यादातर यहाँ पे देखने के मिला विश्वनाथ द्वारा आचार्य भोजराज के काव्य का खंडन यहाँ पे किया गया है, और जो है ठीक है, तो क्या विश्वनाथ द्वारा किया गया आचार्य भोजराज का खंडन, तो वो भी जो है बोले थे दोष रहित ही काव्य होगा, बाकी सब ठीक बोले थे, उसी का जो है खंडन किए थे कि दोष रहित ऐसा हो नहीं सकता है कि दोष नहीं हो, थोड़ा मोड़ा दोष हो ही सकता है काव्य में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है विश्वनाथ ने आचार्य भोजराज के बारे में बताया और खंडन किया उनका
जो है काव्य लक्षण को, ठीक है। और यहाँ पे आनंदवर्धन के बारे में भी बोले कि वो जो है काव्य जो है यानी कि ध्वनि को जो है शरीर स्वीकार किया, काव्य का शरीर किसको स्वीकार किया, तो ध्वनि को। विश्वनाथ किसको स्वीकार किए, तो रस को, यानी कि काव्य रस को। आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ द्वारा आचार्य वामन के रीतिरात्मा काव्यस्य का खंडन, रीतिरात्मा काव्यस्य का खंडन यहाँ पे दिया गया है। तो क्या बताए हैं आचार्य विश्वनाथ उनके बारे में, तो आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य विश्वनाथ वामन के उक्त कथन का खंडन करते हुए कहते हैं, यहाँ पे वामन का खंडन कर रहे हैं, तो रीति यानी कि रीति जो है संगठना विशेष तत्व यानी कि विशेषत्वाद अर्थात रीति संघटता विशेष है, अर्थात विशिष्ट प्रकार को जो है रचना को रीति कहते हैं। संघटना जो है शरीर के अंग विन्यास की तरह होती है, वह काव्य की आत्मा नहीं हो सकती है। आत्मा शरीर से भिन्न है, अतः रीति को काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है, आत्मा यानी कि रीति जो है अर्थात रीति संघटता विशेष है, अर्थात विशिष्ट प्रकार की रचना को रीति कहते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रकार का रचना को रीति कह सकते हैं। संघटना जो है शरीर के अंग विन्यास की तरह होती है, वह काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। क्या, तो रीति आत्मा शरीर से जो है भिन्न होता है, अतः रीति को काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता है। इस लक्षण का खंडन करने के पश्चात आचार्य विश्वनाथ काव्य के स्वरूप अथवा लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक का वाक्य ही है, अर्थात जहाँ रस का प्रधानता सद्भाव होगा वह काव्य कहलाएगा। रत आगे क्या है कि रस रसयत इति रस, अर्थात इस व्युत्पत्ति के योग से रस रसभास भाव 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 भास भाव शांति भावोदय भाव संधि तथा भाव सबल यानी कि सबलता सभी का ग्रहण किया जाना चाहिए। जहाँ इनमें जो है जहाँ इनमें से किसी का भी सद्भाव होगा वहां काव्य तत्व होगा, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मत है। ठीक है, तो आज हम लोग देखे किस आचार्य ने किसका किनका जो है काव्य लक्षण का जो है खंडन किया है, विश्वनाथ जो है किन किन का जो है काव्य लक्षण का खंडन किए हैं उसके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे परिच्छेद के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।